और युद्ध के 24वें दिन इस युद्ध पर सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि युद्ध के 24वें दिन अभी तक जो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपने देखा बाजार धड़ाम, सब कुछ चारों तरफ एक अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुराना तरीका बरकरार रखा है, फिर चौंकाने वाला बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि बीते 2 दिनों से हो रही बातचीत के बाद मैंने ईरानी पावर प्लांट्स पर 5 दिनों के लिए हमले करने से रोक दिया है। गौरतलब है कि भारतीय समय से आज रात ही ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला करने की जो ट्रंप की डेडलाइन थी वो आज ही रात पूरी हो रही थी। उन्होंने ईरान को धमकी दी थी कि हॉर्मूज में अगर तुमने रास्ता खाली नहीं किया, जहाजों को नहीं जाने दिया, तो हम बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुछ घंटे पहले ही इस डेडलाइन के खत्म होने के उन्होंने ट्रूस की तरफ, सीज फायर की तरफ एक कदम बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बातचीत अच्छी चल रही है। ईरान तो इनकार कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है और इसीलिए अभी 5 दिन तक कंडीशनली अगर यही बातचीत आगे चलती है सीज फायर की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जितने एनर्जी और पावर प्लांट्स हैं उन सब पर हमले से उन्होंने रोक का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने अचानक यू टर्न लिया है? अगर ईरान के साथ बीते 2 दिनों से बातचीत हो रही थी तो लगभग 2 दिनों पहले उन्होंने अल्टीमेटम क्यों दिया था? क्यों उन्होंने शक्ति से शांति की बात की थी? आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ट्रूथ सोशल पर यह लिखा था कि ताकत से ही, जो एक कहावत है ना हमारे यहाँ कि भाई बहन होए ना प्रीत, उन्होंने यही कहा कि ताकत से ही किसी को शांत किया जा सकता है। अब 2 दिन से तो ये कह रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने कहा है कि 2 दिन से चल रही बातचीत अच्छी है, अब हम युद्ध को फिलहाल रोक रहे हैं, कम से कम पावर प्लांट्स और इन जगहों पर हमले नहीं करेंगे। हालांकि सीज फायर का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने कहा है बातचीत अच्छी चली तब हम सीज फायर की तरफ बढ़ेंगे। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के तेवरों के आगे ट्रंप एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता। ट्रंप के ऐलान से क्या युद्ध रुक जाएगा? क्योंकि सवाल तो यह भी है कि ट्रंप तो रुकने का ऐलान कर रहे हैं, क्या ईरान और इजराइल युद्ध रोकेंगे? क्या रुकेंगे नेतन्याहू, जो कि इजराइल के लिए इस बार एक निर्णायक युद्ध चाहते हैं? क्या रुकेगा ईरान, जो इस बार देख रहा है कि उसने देश के तमाम देशों के नाक में दम कर दिया, खासतौर पर खाड़ी देशों के? ईरान की मीडिया के अनुसार अमेरिका से ईरान का कोई संपर्क नहीं है। ये ईरान की सरकारी मीडिया कह रही है कि अमेरिका का तो फिलहाल ईरान से कोई बातचीत चल ही नहीं रही है। सवाल है कि क्या ट्रंप शर्तों के साथ खुद पर ही सीज फायर लागू कर दिया है? यही है आज का हल्ला बोल। क्या ट्रंप का ये युद्ध, उन्होंने अनेकों युद्ध रुकवाने का दावा किया है ना, तो क्या ट्रंप का ये युद्ध भी रुकवा रहे हैं? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की। कहां तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले के राष्ट्रपति ट्रंप के 48 घंटों के अल्टीमेटम का काउंटडाउन गिना जा रहा था, लेकिन अचानक ट्रंप ने चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मैंने बातचीत के मद्देनजर युद्ध विभाग को ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा संसाधनों पर कोई हमला करने के लिए 5 दिनों के लिए रोक दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि ईरान के साथ पिछले 2 दिनों से हो रही बातचीत बहुत सकारात्मक है। ट्रंप का यह ऐलान दुनिया को राहत तो देता है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या युद्ध से ये ट्रंप का एग्जिट प्लान है? क्या ये 5 दिनों के लिए ट्रंप का शर्तों वाला सीज फायर है? 5 दिनों के लिए ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले रोकने के ऐलान के पहले ट्रंप ने कहा था शक्ति से शांति। ट्रंप जब ईरान पर आग बरसा रहे थे तो जवाब ईरान का भी कड़ा था। ईरान की ओर से IRGC ने पलटवार करके कहा था कि अगर आपने बिजली पर हमला किया तो हम भी बिजली पर हमला करेंगे। सवाल यह है कि क्या ईरान भी ट्रंप के नए ऐलान पर नरमी का संकेत देगा? क्या प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर भी नरम पड़ेंगे, जो अभी ईरान को सबक सिखाने के लिए उबल रहे हैं? युद्ध पर ट्रंप का नया ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब नाटो की अगुवाई में 22 देशों ने हॉर्मुज खुलवाने का गठबंधन बनाया है। हॉर्मुज पर युद्ध से दुनिया भर में तेल और गैस का संकट खड़ा हो रहा है। हालांकि हॉर्मुज में फंसे भारतीय LPG टैंकर जगवसंत और पाइन गैस भारत आ रहे हैं।
भारतीय नेवी दोनों जहाजों की मॉनिटरिंग कर रही है। इससे पहले नंदा देवी, शिवालिक और जगलाड़की समेत 6 जहाज वॉर जोन से भारत पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में युद्ध पर भारत का पक्ष रखा। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। हॉर्मुज पर युद्ध के साए से दुनिया परेशान है, तो अब युद्ध का असर पश्चिम एशिया की बाउंड्री लांघ चुका है। लंदन में यहूदियों के लिए तैनात 4 एम्बुलेंस में आग लगाई गई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इसे गहरा धक्का पहुंचाने वाला यहूदी विरोधी हमला कहा है। आज तक ब्यूरो। देखिए, इस युद्ध का असर किसी न किसी तरीके तक लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, हम सब तक पहुंच रहा है। और इसीलिए ये खबर बहुत बड़ी है कि अब वाकई डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से पीछे हटने का रास्ता खोज रहे हैं, क्योंकि जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। हालांकि ईरान के पावर प्लांट पर हमले का प्लान उन्होंने फिलहाल टाला है। वो कंप्लीट सीज फायर की, युद्ध विराम की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 दिन से बात अच्छी चल रही थी। 5 दिन ईरान के पावर प्लांट्स पर, 5 दिन का मतलब आप समझ लीजिए ये ट्रंप का सीज फायर है, लेकिन शर्तें लागू है जो हम ऊपर में लिख रहे हैं। तो युद्ध पर ट्रंप का ये एग्जिट प्लान, 5 दिन ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। पिछले 2 दिन में अच्छी बातचीत हुई, लेकिन ईरान तो बातचीत से इनकार कर रहा है। ट्रंप के दावे पर ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है, वो कह रहे हैं कि अभी तो अमेरिका के साथ संपर्क में ईरान नहीं है, अमेरिका के साथ कोई बातचीत ही नहीं चल रही है। ऐसे में क्या वाकई वही सवाल जो हमने पहले पूछा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अगर फिलहाल कंडीशनल 5 दिनों के लिए पावर प्लांट्स वगैरह पर हमला रोक भी देते हैं, तो क्या इसके लिए ईरान मानेगा? किसी मध्यस्थ के जरिए भी संपर्क नहीं हुआ है, ये ईरान कह रहे हैं। यानी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की बात को झूठा बता रहा है ईरान। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और बहुत नाजुक हालात बने हुए हैं इस युद्ध में। मैं पूर्णिमा जी सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। अब ईरान तो इनकार कर रहा है, वो तो उनकी सरकारी एजेंसी जो है, न्यूज एजेंसी, वो कह रही है कि किसी मीडिएटिंग कंट्री के साथ भी बातचीत नहीं चल रही है, मतलब किसी दूसरे देश को भी बीच में रखकर बातचीत ही नहीं हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप कौन सी बातचीत कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। अंजना जी, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा है। और लिटरली पोस्ट दैट उन्होंने बार बार बोलते रहे कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया। इंडिया से कहा क्या इंफॉर्मेशन आ रही है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रूथ सोशल में वो उनका पोस्ट आती है, उससे न्यूज बनती है। ही देयर हैजंट बीन वन डे, अंजना जी, एक दिन नहीं गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का मीडिया डोमिनेट नहीं किया। उनको बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है, वो फ्रंट पेज में वो न्यूज बना रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स लिटरली। वो किसके साथ बात कर रहे हैं नहीं कर रहे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसका ट्रूथ सोशल से वो ग्लोबल पॉलिटिकल न्यूज हेडलाइन बन जा रही है। आप अच्छी बात है, आपने ईरानियन लीडर का एटलीस्ट उनके तरफ से क्या बयान आ रहा है उनका आपने जिक्र किया, लेकिन आज तक ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आया ही नहीं है जो उन्होंने लिटरली टोयोटा के हिसाब से बोल दिया। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, क्योंकि अब यही चिंता है ना कि मतलब वो अब क्या खुद भी श्रेय लेंगे कि मैंने ट्रंप वाला युद्ध भी खुद ही रुकवा दिया, क्योंकि अब तो समझ से परे है। हालांकि जब ईरान कह रहा है कि हम बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, कोई इंटरवीनिंग कंट्री भी नहीं है, कोई मीडिएटिंग कंट्री भी नहीं है जिसके जरिए हम बातचीत कर रहे हैं। जमीर जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? और अब ईरान तो इनकार कर रहा है कि भाई बातचीत ही नहीं चल रही है, काहे का अच्छी बातचीत? जी शुक्रिया बहुत बहुत दावत के लिए, और आदाब अर्ज करता हूं तमाम पैनलिस्ट को। मैं तमाम दुनिया के आज़ाद इंसानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। ये दुनिया में इंपीरियलिज्म की टाइटैनिक डूब रही है, और ये डूबती हुई टाइटैनिक की निशानी है
कि जिसमें ये सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, अगले दिन सुबह दोबारा कोई और बात कहते हैं। तो इनकी बात की वैल्यू इस वक्त दुनिया में 0 से भी कम है। और एक जोक ईरान में चल रहा है, कहते हैं कि अगर आपको कोई अननोन नंबर से फोन आए तो आप मत उठाइएगा, क्योंकि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप फोन कर रहे हो मदद के लिए। तो इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप की हालत ये हो गई है कि नेटो से भीख मांग रहे हैं, नेटो वाले उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। और ये जो फॉल्स फ्लैग इन्होंने 2 किए हैं, एक डीसो गार्सिया में जो इन्होंने हमला किया, ये सिर्फ इसलिए है ताकि दुनिया में अब ईरान के खिलाफ खुद लड़ नहीं पा रहे हैं, तो कई फॉल्स फ्लैग करेंगे, कई यहूदी जगह पे हमले करवाएंगे, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, कहीं पर भी, ताकि दुनिया की ओपिनियन फॉल्स फ्लैग के जरिए से ईरान के खिलाफ खड़ी की जाए। क्योंकि जंग में 2 चीज ये लेके आए थे। एक, इन लोगों ने अब्राहम लिंकन लेके आए थे जो 1700 किलोमीटर दूर ईरान के खड़ा है। दूसरा, इन्होंने जेरार्ड फोर्ड लाया था जो उनके खुद के सिपाहियों ने आग लगा दी और कहा कि भाई अभी सेंट कॉम में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो 2 चीज जो ये लेके आए थे दोनों दूर खड़ी है। इनका F-35 गिर गया है, लेकिन जमीर अब्बास साहब सुनिए, ठीक है, हालत बहुत खराब। ठीक है, एक सवाल तो ये बनता ही है ना कि आपने अमेरिका का तो कुछ नहीं उखाड़ा। अमेरिका का डॉलर आज विश्व की कई करेंसी से ज्यादा मजबूत और हुआ जा रहा है, उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आपकी तो टॉप पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है। और उस नजरिए से अगर आप देखें तो नेतन्याहू का एंड गेम तो साबित मतलब हासिल होता हुआ दिख रहा है। छोटा सा जवाब, फिर मैं बेनी के पास जाऊंगी। देखिए, यही मुश्किल है कि ईरान को नहीं समझना। ईरान में जनता रूल करती है। हर मुल्क में लगता है कि लीडर को खत्म कर दो तो मूवमेंट खत्म हो जाएगा। ईरान एक क्रांतिकारी मुल्क है। यहाँ पर एक लीडर को मारोगे तो 1000 रिप्लेस करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो प्राइम फीलिंग है वो क्रांति की फीलिंग है कि हम दुनिया के इंपीरियलिस्ट पावर्स के मुकाबले में खड़े हैं। और यहाँ की जनता और यहाँ के यूथ इस चीज से इंस्पायर हो रहे हैं कि पूरी दुनिया ने जिसके सामने खड़ा नहीं हो सका, ईरान ने उसकी नाक को जमीन में रगड़ दिया है। क्या जल्दबाजी कर रहे हैं बेनी जी वो ये कहने में कि ईरान ने नाक रगड़ दिया है अमेरिका का? अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को क्या नेतन्याहू आपको मानते हुए दिखेंगे इसके लिए? क्या बेंजामिन नेतन्याहू इसके लिए तैयार होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अभी 5 दिनों के लिए शर्तों के साथ पावर प्लांट वगैरह पर मत हमला करो, बातचीत बड़ी अच्छी चल रही है? और क्या इजराइल को पता है कि कहां पर किसके जरिए बातचीत हो रही है? बेनी साहब, ये ईरान तो हर एक टाइम बोलेंगे कि हम लोग ने नहीं किया, हम लोग ने बात नहीं की, हम लोग नाक रगड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो तो हो रहा है उनके साथ। बट सैयद बात को एक बात बोल रहा हूँ, पहले आप इंडिया चले जाओ, ईरान में मत बैठो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं और एक बात बोलता हूँ कि तुर्की, कतर और पाकिस्तान ने ये जो बनाया है अभी बातचीत के लिए, वो कतर और तुर्की और पाकिस्तान ने बनाया है। और इसके अंदर हमेती मिलेगी है अपनी ईरान की। तो ईरान कुछ भी बोलो, बट ईरान को भी सीज फायर मांगता है, ईरान को भी थोड़ा सा ब्रेकआउट मांगता है, और फिर बाद में उन लोग टॉक करके हो सकता है कि आगे चल सकते हैं। बट ऐसे दिमाग से बात करेंगे सैयद भाई तो नहीं होएगा, बिकॉज ये वॉर लाइफ टाइम नहीं चलेगी। किसको तो अपन कॉम्प्रोमाइज करने को लगेगा, और वो कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली ईरान के पब्लिक को पहला करने में लगेगा, बिकॉज ईरान की पब्लिक भी उन लोग के अगेंस्ट है। तो वो बोल रहे ना कि ईरान की पब्लिक छोड़ेगी नहीं और ये नहीं करेगी, ईरान की पब्लिक तो उनको नहीं छोड़ेगी, हम लोग को तो छोड़ो। जवाब दीजिए इसका सैयद साहब। आप तो ऐसा लग रहा है कि पेजेश्कियान और अरागची से भी ज्यादा कंफर्म्ड है, मतलब वहां के राष्ट्रपति और स्पोक्स पर्सन से भी ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं कि ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आएगा? खुद मैं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, जो यहाँ के ऑफिशियल्स कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपको वही ट्रांसलेट कर रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि ईरान ने क्लियर कर दिया है कि ईरान का स्टैंड, किसी के मुल्क में आप हमला करो, किसी के लीडर को कत्ल कर दो, किसी की जनता को मार दो, 1,500 लोगों को मार दो, 44,000 घरों को तबाह कर दो, 45 स्कूल्स को तबाह कर दो, 14 हॉस्पिटल्स को तबाह कर दो, और उम्मीद करो किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। 40,000 बच्चों को गाजा में कत्ल कर दो, 70,000 से ज्यादा लोगों को गाजा में मार दो, वहां के पूरे मुल्क को मलबे में तब्दील कर दो, और बाद में आके यहाँ पर गाजा क्या कर रहे हैं आप? गाजा क्या कर रहे हैं? गाजा क्या कर रहे हैं? गाजा को तुम लोग ने तमाशा कर दिया उनका, गाजा का
हिजबुल्लाह को तुम्हारे ईरान ने ये हुतीन को सब ये हो गया, सऊदिया को मारा, तुम लोग ने मारा। तुम क्या गाजा कर रहे हैं? गाजा तुम लोग ने किया, गाजा तुम लोग ने प्रिपेयर किया। तो छोड़ो यार, गाजा छोड़ो, आपकी बात खत्म हो जाएगी तो मुझे कह दीजिए। हिजबुल्लाह की तुम लोग ने पीएपी के, अभी हिजबुल्लाह को शूटिंग करने की क्या बात है? वो भी शूटिंग कर रहे हैं हम लोग पर। हम लोग किसको डरते नहीं है, हम लोग छोटा देश है, अब किसको नहीं डरेंगे। और जो सच है वही होगा एंड ऑफ द डे। बोलिए प्रोफेसर साहब। मैं इसका जवाब दे दूं कि वो मुल्क जिसके प्रेसिडेंट, जिसके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आईसीसी का अरेस्ट वारंट लिखा हुआ है, वो मुल्क जहां पर भी जाता है, कोई मुल्क उसको इस्तेकबाल करने को नहीं तैयार है। न्यूयॉर्क के मेयर कहते हैं कि अगर वो आएगा तो मैं अरेस्ट कर लूंगा। वो मुल्क जो दुनिया के, अरे न्यूयॉर्क का मेयर थोड़ी अमेरिका चलाता है। कहाँ आप भी अमीर साहब, सैयद साहब, आप भी ना कहाँ फंसे हुए सोशल मीडिया के, मतलब मेयर ही आपको लग रहा है कि अमेरिका चला रहा है। न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी आप लोगों को इतना पसंद आता है कि आपको लग रहा है कि वही चला रहे हैं और वही अरेस्ट कर लेंगे। नहीं, पर पब्लिक सेंटिमेंट तो ये भी था ना जनरल दयाल कुछ दिनों तक। आई एम जस्ट कमिंग टू यू सर। जनरल दयाल, बट ये भी एक सच्चाई है कि ईरान में अभी तक, मतलब कुछ दिन पहले तक विरोध प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा था, लेकिन जैसे उनकी टॉप लीडरशिप को एक एक करके मारा गया है, उसके बाद से जो स्थिति बनी है, लोग सड़कों पर तो नहीं निकल रहे हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, ना नेतन्याहू के कहने पर। ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल ये सच्चाई है अंजना। और देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी कि लड़ाई एक ऐसे दौर में पहुंच गई थी जहां दोनों साइड जो है अपना सर्वाइवेबिलिटी के लिए लड़ाई लड़ रही है, ना कि कोई सा लग रहा था कि जीत के लिए लड़ाई लड़ रहा है। शुरू में जो अमेरिका ने करना था, जो इजराइल ने करना था, एक तरफ रखिए। जो इजराइल लेबनान में कर रहा है उसको एक तरफ रखिए। जो अमेरिका और इजराइल ईरान में कर रहे हैं वो एक दूसरी बात है। और जो ईरान और इजराइल के बीच में, और ईरान जो गल्फ कंट्रीज में आप डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि ईरान इनकार कर रहा है और हम लोगों को भी नहीं पता था कि कहीं पर बातचीत चल रही है। कैसे समझें इसको जो वो कह रहे हैं आज? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कितना मर्जी हम वो एंटिसिपेट कर लें, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात नहीं कर रहे होंगे। देखिए, ये इतना आसान नहीं है। हॉर्मुज को जो ये नाटो कंट्रीज कह रही हम इसको ओपन कर देंगे, उसको खोलना इतना आसान नहीं था। तो दुनिया में कोई ना कोई रास्ता निकालना है ना। जिस ट्रंप जिस लेवल से स्टार्ट किए थे वो भी नीचे आएंगे, और जो इजराइल और ईरान मांग रहा वो भी नीचे आएगा। एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए अंजना जहां दोनों को अपनी जो महत्वाकांक्षाएं थी, अगर 100 नंबर चाह रहे थे तो 60 पे भरोसा करना पड़ेगा। और ट्रंप साहब कहीं ना कहीं अब एक ऑनरेबल एग्जिट रूट देख रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वरना तो अगर वो आज फायर करते, इनके पूरे के पूरे पावर सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करते, तो ये भी तो फिर गल्फ कंट्रीज ने कहीं प्रेशर डाला है, वो प्रेशर काम कर रहा है। गल्फ कंट्रीज ने, देखिए, अब तक किसी ने लड़ाई का बेड़ा नहीं उठाया। उन पे जो मार पड़ी वो उन्होंने झेली है और उन्होंने वापस जवाब नहीं किया अभी तक ईरान का। तो ये उनकी मैच्योरिटी और उनकी सेंसिबिलिटी है, और वो चाहेंगे लड़ाई खत्म हो। वो सबसे ज्यादा हम लोगों के साथ उनका नुकसान है ना। वहां से 40 से 50 टैंकर्स एवरी डे, 120, मतलब हर मिनट, हर 1 घंटे के अंदर 5 से 6 शिप्स पास होते हैं हॉर्मुज के अंदर से। वो बंद है ना, दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो रही है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना कुछ इंडिकेशंस है कि अब ये बात जो है, थोड़े दिन बाद ये बात, और 3-4 वीक हो गए हैं अंजना, तो कहीं ना कहीं पीस की तरफ बढ़ेगी बात। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ईरान समझौता करने के लिए बेताब है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अशोक सज्जनहार जी, इसको कैसे देखा जाए? ईरान समझौता करने के लिए बेताब है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। 5 दिन के लिए उन्होंने पावर प्लांट्स वगैरह पर हमले की रोक लगा दी है, कह रहे हैं बातचीत अच्छी हुई तो जल्दी। एक नजरिया ये भी है जिसमें ये देखा जा रहा है कि क्या वो इस फिलहाल टाइम बाय कर रहे हैं, और अगर वाकई इस ऑफर में ईमानदारी है तो क्या ईरान को भी पहल करके, बातचीत करके युद्ध के विराम की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? जी, बहुत धन्यवाद अंजना, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, जो कुछ हो रहा है यहाँ पर अमेरिका में, जहाँ पर उसकी आर्थिक स्थिति को क्या फर्क पड़ रहा है, क्या उसके ऊपर जो गैस प्राइसेस हैं, क्योंकि इस खबर में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो अभी तक ईरान इनकार कर रहा था कि भाई बातचीत नहीं हो रही है हमारी, कहां से कह रहे हो, तो एक्सियोस के रिपोर्टर का दावा है जिसमें यह बताया गया है कि तुर्की, पाकिस्तान, इन देशों के जरिए तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान संदेश पहुंचा रहे हैं।
तो इनका ये कहना है कि तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान 2 दिनों से तनाव कम करने की कोशिश हो रही है और ये तीनों देश संदेश पहुंचा रहे हैं। जी अशोक जी। जी देखिए, मेरा कहना का इसमें यह है, जो ईरान से इतनी बाहर हमें खबरें नहीं आती हैं। आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था। जो वहां पर जनवरी के महीने में कितने हजारों की संख्या में वहां पर लोग आ गए थे, सड़कों पर उतर आए थे, परंतु अभी वो कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बारे में हम कारण डिस्कस कर सकते हैं, परंतु पहले अगर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं तो उसमें यकीनन देखिए ईरान को भी बहुत जबरदस्त मार पड़ी है। उसका कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ है, जैसे हमारे ये ईरान के जो पैनलिस्ट हैं वो बता रहे हैं। तो इसीलिए चोट बहुत गहरी पड़ी है और हर रोज पड़ रही है। तो इसीलिए ईरान सामने आए, अपनी छाती ठोकता रहे, जो हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम नीचे नहीं दबेंगे, परंतु नुकसान उसको बेतहाशा हो रहा है। तो उसको अगर कोई एक मौका मिलेगा जो मैं यहां से निकल जाऊं, ये अब शांति चाहे वो टेम्पररी हो वो स्थापित हो सकती है, तो जरूर उसको दोनों हाथों से वो उसको एम्ब्रेस करेगा। अगर आप मुझे इजाजत दें, वही जो आपने प्रश्न पूछा था, जो क्यों वहां की जनता नहीं आ रही है, देखिए ऐसे जब होता है, एक तो वहां पर नेशनलिज्म की एक वो इमोशंस आ जाती हैं, जो हमारी सरकार के ऊपर अगर हम अपने आप बदलाव चाहते हैं तो यकीनन उसमें हम वो बदलाव करने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए हम तैयार हैं, राजी हैं। परंतु अगर कोई और उसमें आता है तो वो फिर आप अपनी जो सरकार है वहां उसके साथ हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है जो 2022 में जो मासा अमीनी के जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो वो प्रोटेस्ट एकदम खत्म हो गए हैं, जो वो महिलाएं हैं उनको सब कुछ वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो जनवरी में इतने प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें कहा जाता है जो ईरान की सरकार ने वहां पर 7,000 से लेकर 30,000 तक लोगों को वहां पर मार दिया था, सड़कों पर मार दिया था 2 दिनों में। तो वहां पर ये आर्थिक स्थिति भी कोई बेहतर नहीं हुई है, वो और भी ज्यादा बदतर हुई है। और इसीलिए आगे चलते हुए इसका खामियाजा जरूर ईरान को भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए ईरान भी ये सोच रहा होगा, पहला मौका जो मुझे मिलता है, ठीक है मैं वक्तव्य तो दे दूं जो हमने कुछ नहीं किया है, परंतु वो भी इनको दोनों हाथ से एम्ब्रेस करेगा इस पॉसिबिलिटी को। तो हमको सीज फायर कर लेना चाहिए। ठीक है जमीर अब्बास, आपको नहीं लगता है कि ये पहल जो है उसमें एक कोशिश आगे बढ़नी चाहिए? मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच 2 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। खबर जरा बदल गई है प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र जी, इसीलिए आपके पास अंत में मैं आ रही हूं, क्योंकि अब जो स्थिति बन रही है इसको भारत सरकार किस तरह से देखेगी प्रेम शुक्ला जी? क्योंकि भारत भी यही चाह रहा है कि युद्ध खत्म हो। और अगर अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और उनके तौर तरीकों से किसी की भी नाराजगी और सहमति हो सकती है। उनके प्रशंसक भी वैसे हैं, उनसे उनके विरोधी भी उतना ही आक्रामक होकर उन पर अटैक करते हैं। बट पॉइंट इज कि कोई भी युद्ध रुकना विश्व हित में ही होता है। शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, शायद उनसे उन तक आवाज नहीं पहुंची। यही सवाल सीधा आपके पास सुरेंद्र जी लिए चलती हूं। अंजना जी देखिए, युद्ध से बुद्ध की ओर जाना तो हमेशा स्वागत योग्य कदम होता है। एक बड़ा पुराना हमारे एक दोस्त शायर हैं मनीष शुक्ला, उन्होंने एक शेर लिखा था, कहते हैं मुखालिफों को हैरान करने वाला है वो अपनी शिकस्त का ऐलान करने वाला है। आज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो उसकी शिकस्त की तरफ जा रही है, ये अपने आप में सच है, लेकिन इसका भी स्वागत होना चाहिए, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। वो लोग अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे तो आज जो हैरानी आ रही है वो हैरान कुल बात यह है अंजना जी, और आपको भी हैरानी होगी कि कितना बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन क्या हो गई और पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो गई। आप इस चीज को देखिए, कहां शांति के लिए हर शख्स भारत की तरफ देखता था, हिंदुस्तान की तरफ देखता था, आज शांति के प्रयास जो हैं पाकिस्तान कर रहा है। नहीं सुरेंद्र जी, क्या बात कर रहा है सुरेंद्र जी? मुझे लग रहा है आप इसको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बिचौलिए का काम कर रहे हैं, बस बात यहां से वहां पहुंचाते हैं, जैसे होता है ना कागज यहां से उठा के वहां रखना। इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान यहां से वहां, क्योंकि देखिए जब कतर में भी बातचीत हो रही थी, माफ कीजिएगा ओमान में, तब भी
अमेरिकी और ईरानी आमने सामने नहीं बैठे थे, ओमान के अधिकारियों से बात करते थे और जो कहते थे वो ओमान के लोग वहां पहुंचाते थे अमेरिका को। तो यूजुअली ईरान और अमेरिका के लोग आमने सामने बैठते ही नहीं है, तो आप सिर्फ टेबल पर पेपर यहां से वहां ले जाते हैं। अंजना जी, आपका अपना जो बात है वो मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं इनको भी भरोसे की आवश्यकता होती है। अगर ये भरोसेमंद लोग नहीं होंगे, भरोसेमंद साथी दोनों की तरफ के नहीं होंगे, तो कोई अपने कागज भी, आप ही के हिसाब से मैं बात कर लूं तो भी अपने कागज नहीं दिए जाएंगे। और पहले हिंदुस्तान ने हमेशा शांति की बात कराई, हमेशा शांति की बात करी और हमेशा शांति की बात पे फ्रंट टेबल पे हिंदुस्तान बैठा हुआ था। ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए एक बड़े झटके की तरीके से है या नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं बहुत ज्यादा इस पे आपसे बहस इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आप और हम दोनों ही शांति चाहते। तो ये मैंने एक अपना आपको मुद्दा रख दिया। दूसरा मुद्दा आपके सामने है कि आज शांति हो जाए ताकि कोविड जैसे हालात ना हो। आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोविड जैसे हालात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, क्या लाखों लोगों को मरने देने के लिए आप तैयार कर रहे हो? दूसरी बात, आज आप ही के जैसे सूत्रों से खबर आई है, मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास सूत्र आते हैं पूरे दिन में, आज एक सूत्र और चल रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब 14 किलो के सिलेंडर में अब 10 किलो गैस दी जाएगी। तो आप बताइए, महंगाई का बम फूटेगा? बात पर उससे पहले खबर आ रही है, आपको बता दें, रविवार रात को हुई अमेरिका और ईरान की बातचीत। यह खबर इस वक्त आ रही है। सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम टर्की, इजिप्ट एंड पाकिस्तान हेल्ड सेपरेट टॉक्स, यानी तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान ने अलग से बातचीत की। व्हाइट हाउस के एनवॉय स्टीव विटकॉफ, अगर आपको याद हो, इससे पहले भी ये फॉक्स बिजनेस का दावा है, अब्बास अरागची बातचीत में शामिल थे, ये एक्सियोस का दावा है कि स्टीव विटकॉफ और ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, इन दोनों की बातचीत हुई है। क्या इजराइल को इस बातचीत के बारे में पता था बेनी साहब कि ये बातचीत हो रही है और सीज फायर की तरफ बढ़ सकते हैं? क्योंकि 5 दिन में अगर बातचीत अच्छी चलती है तो सीज फायर करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। शुक्ला जी दोनों ही बातों का जवाब दीजिए। एक तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की, देखिए वर्ल्ड ऑर्डर में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, वो बातचीत बीच में मीडिएट कर रहे हैं और भारत क्यों नहीं है। और दूसरा उनका कहना है कि कोविड से जो तैयारी की बात कर रहे हैं, सिलेंडर में क्या आप कम गैस देंगे? जवाब दीजिए शुक्ला जी। नहीं, कांग्रेस की मंशा तो यही है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर में बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस के युवराज की हसरतें पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस की हसरतें तो यही है, वो चाहता है कि भारत की जगह जो है पाकिस्तान जो है विश्व व्यवस्था में बेहतर स्थान पा जाए। ये उनकी बहुत दिनों की विचारों की मंशा है, लेकिन पूरी नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, जहां तक है, ये कहां से खबर आ जाती है कि 10 किलो का टिकट, ये अफवाहें फैलाओ। कांग्रेस की अफवाहों की मिल जो है वो लगातार चल रही है कि किसी तरह इस देश में अराजकता फैला दे ताकि पाकिस्तान को फिर फायदा हो जाए। चीन के चंदे पर पलने वालों को ये लगातार इनकी यही जो है, इनके मन में यही मंशा रहती है कि किसी तरह देश में अराजकता फैल जाए, किसी तरह देश में अफवाहें फैला दी जाए, किसी तरह से लोग नाराज हो जाएं, किसी तरह से लोग सड़कों पर उतर जाएं, किसी तरह लोग असंतुष्ट हो जाएं। साहब, ये इस तरह से युद्ध के समय में भी जिस तरह की हरकतें कांग्रेस लंबे अरसे से करती आ रही है, ये ठीक नहीं है। ये एक जिम्मेदार राष्ट्रीय दल होने का तो कहीं से भी कोई संकेत नहीं है। इस तरह के संकेतों को देकर कांग्रेस खुद को जो है वो कब्र की तरफ भेजने का काम कर रही है। लगातार गर्त में गिरते जाने के बावजूद भी देखिए, बहुत बड़ी खबर है आज की। नहीं है। अगर एग्जिट प्लान डोनाल्ड ट्रंप खोज रहे हैं, बड़ी खबर है, उस पर मुझे जानना है, लेकिन मुझे पता है आप लोगों की पॉलिटिकल मजबूरियां हैं। सुरेंद्र जी, छोटा सा प्लीज, छोटा सा काउंटर अटैक। हाँ, मैं बहुत छोटा सा जवाब। मैं प्रेम शुक्ला जी को, कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कोई जवाब नहीं देने वाला। कांग्रेस ने जो किया है और कांग्रेस कितनी देशभक्त है पूरी जनता जानती है। एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान की हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप लोगों तो उंगली तक नहीं कटाई है आजादी के आंदोलन में। खैर, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, आज की डेट में युद्ध से शांति की ओर हम क्यों जाना चाहते हैं, क्यों हमारी भूमिका मजबूत होनी चाहिए, क्यों हमारी भूमिका मजबूत होनी चाहिए, हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं अंजना जी कि रोज हमें 2 LPG के
जहाज चाहिए, रोज 2 चाहिए, पूरे 150 एक वर्षों पीएनजी के का इतिहास जहाज में चाहिए कांग्रेस और एक एलएनजी का जहाज चाहिए। और पिछले 23 दिनों में आज तक हमारे पास कुल 4 जहाज आए हैं एलपीजी के। ये पोजीशन है और ये खतरनाक पोजीशन है हमारे देश के लिए। ठीक, आप इस चीज को समझिए। ठीक है। अशोक जी का एक छोटा सा कमेंट हो गया। अशोक जी जल्दी से आपका कमेंट, आप हाथ उठा रहे थे उनकी बात पर जवाब देने के लिए। जी, मैं देखिए छोटा सा कमेंट इसलिए उठा, जी देखिए, भारत सभी देशों से बात कर रहा है। ऐसा बात नहीं है जो भारत शांत बैठा है या भारत कुछ नहीं कह रहा है या भारत चुप है। भारत की भूमिका मेरे विचार से बहुत बड़ी है। हमने सभी, हमारे चाहे विदेश मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वहां के सभी शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई है। अपने यहाँ पर जो भी है, चाहे वो तेल को लाने के लिए, हमारे जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, सभी से बातचीत चल रही है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का है, मैं तो समझता हूं जो पाकिस्तान अमेरिका के साथ केवल चापलूसी करके उसके साथ जमा हुआ है, उसको उसने क्रिप्टो कुछ दे दिया है, कुछ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स बताया हमारे पास है, मेरे विचार से कुछ नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन गया है। देखिए, भारत ऐसी चापलूसी में नहीं पड़ता है। हम बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर भी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, और हम जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के उसमें उन्होंने काम किया, हम नहीं मानते हैं। ठीक है, बिल्कुल। पाकिस्तान तो ये कहेगा जो आपको नोबेल प्राइज मिल जाए तो वो उसका नाम सही हो जाता, बिल्कुल नाम ले लेंगे। ये इसी पर अब वापस बड़ी खबर पर आते हैं सर, क्योंकि देश के अंदर तो ये सब जो सवाल है उनके बीच आज बड़ी खबर यही है ना कि भाई क्या वाकई ईरान रुकेगा, क्योंकि ईरान रुकेगा। जल्दी से मेजर दयाल, अब मैं इस पर आती हूँ इंटरनेशनल सिनेरियो पर। क्या वाकई ईरान को आज मेज पर नहीं आना चाहिए, बातचीत के लिए तैयार नहीं होना चाहिए? और ये जो बार बार ये हम अकेले खड़े हुए अमेरिका के खिलाफ, अकेले खड़े हुए अमेरिका के खिलाफ, तो ये फूल तो बरसा नहीं रहे थे। अगर ये खाड़ी के देशों पर हमले कर रहे हैं, इजराइल पर हमले कर रहे हैं, स्कूल पर हमला हो रहा है, तो ये भी तो फूल नहीं बरसा रहे हैं ना ईरान। देखिए अंजना, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ईरान भी एक एग्जिट चाहेगा। वो थोड़ी चाहेगा बिल्कुल तबाह हो जाए। वो उसकी, अगर उसकी ऑयल रिफाइनरीज, उसकी पावर सेक्टर पूरा का पूरा तबाह हो गया और गल्फ का तबाह हो गया, तो किसका नुकसान है? अरब वर्ल्ड का नुकसान है। इसका तो इजराइल बेनिफिशियरी है। ये तो बेसिक चीजें ये भी समझते हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बीच में इंटरजेक्ट करूंगा। देखिए आज क्या हो रहा है दुनिया में, वो ये जो अगर पीस भी आएगी ना, तो इनकंक्लूसिव पीस है, क्योंकि किसी प्रिंसिपल्स पे, किसी वैल्यूज पे संधि, सीज फायर, उन पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं हो रहा जो दोनों साइड चाह रहे हैं। दोनों कंप्रोमाइज करके करेंगे। और ऐसे टाइम पे बाद में अगर भारत की जो नेशनल पावर है, हम सबको एक चीज का फख्र होना चाहिए कि 70 साल में हमने अपनी नेशनल पावर बनाई है, अपनी मिलिट्री पावर बनाई है, अपनी टेक्नोलॉजिकल पावर बनाई है। अपनी जो पावर है वो काम आएगी भाई। ये दुनिया जब इस तरह से हो जाएगी, स्टेबिलिटी रहेगी, तो भारत की जो नेशनल पावर है वो आपके काम आएगी। जनरल दयाल, नेतन्याहू मानेंगे? हाँ जी, क्योंकि जब पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ तो अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। नेतन्याहू ने कहा मैंने खुद ही किया था। तो जब मतलब बहुत ही क्रूशियल इंस्टॉलेशन पे, जो कि सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना, क्या नेतन्याहू रुकेंगे? नहीं, ये सब जो है कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स है। नेतन्याहू और अमेरिका के बगैर नेतन्याहू जी कुछ नहीं कर रहे थे। ये पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन है। वो लेबनान में कुछ दिन करेंगे, फिर उनको भी शांत होना पड़ेगा, क्योंकि अगर अमेरिका बैकआउट कर जाएगा, पहले तो बाहर है ईरान वर्सेज, मैंने पहले ही बोला, ईरान वर्सेज अमेरिका एंड इजराइल, पहले तो वो मुद्दा है। फिर मुद्दा आता है लेबनान का। तो अगर उसमें फिर और इंटरवीन करेंगे लोग, इजराइल को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बगैर बात की लड़ाई लड़ रहा है। लेबनान में कोई लेबनान ने फायर थोड़ी किया था। ये तो आप लेबनान में मौका देख के अपना उल्लू सीधा कर रहे थे नेतन्याहू। देखिए उसमें कोई शक की बात नहीं। इस पूरे एरिया को अनस्टेबल करने में प्रेसिडेंट नेतन्याहू की महत्वाकांक्षाओं का एक बहुत बड़ा रोल है। वो पिछले 25-30 साल से अपने देश में राज करें और करना चाहेंगे, तो वो भी कंट्रोल होगी। ये पीस किसी तरह आएगी तो फिर कुछ न कुछ इसका इलाज होगा। इन चीजों का कोई संधि निकलेगी। पर अभी बेनी साहब, आपका रिएक्शन इस पर, आपका रिएक्शन इनकी बात पर। उससे पहले खबर आ रही है, आपको बता दें, रविवार रात को हुई अमेरिका और ईरान की बातचीत। ये खबर इस वक्त आ रही है। सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम टर्की, इजिप्ट एंड पाकिस्तान हेल्ड सेपरेट टॉक्स, यानी तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान ने अलग से बातचीत की।
व्हाइट हाउस के एनवॉय स्टीव विटकॉफ, अगर आपको याद हो इससे पहले भी ये फॉक्स बिजनेस का दावा है, अब्बास अरागची बातचीत में शामिल थे, ये एक्सियोस का दावा है कि स्टीव विटकॉफ और ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, इन दोनों की बातचीत हुई है। क्या इजराइल को इस बातचीत के बारे में पता था बेनी साहब कि ये बातचीत हो रही है और सीज फायर की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन में अगर बातचीत अच्छी चलती है तो सीज फायर करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और बेनी साहब वो कह रहे हैं कि मतलब इस पूरे एरिया को अनस्टेबल करने पर का वो इल्जाम लगा रहे हैं। आपका इस पर जवाब बेनी साहब? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को आई एम सो श्योर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को मालूम था जो कुछ हो रहा है। दूसरी बात में जब टॉक्स होते हैं तो दे आर ब्लेस्ड, व्हाई नॉट करने मांगते टॉक, बिकॉज ये बर्बादी जो हो रही है हम दोनों साइड में, और मेरे को तो नहीं पसंद है, बट जो कुछ हो रहा है अभी, जो टॉक्स हो रहे हैं, जो वॉर हो रही है, सब ट्रम्प के बीच में और नेतन्याहू के बीच में सब बराबर, दे नो ईच अदर व्हाट दे आर डूइंग। एंड अभी लेबनान के बारे में आपने दवाल साहब ने बात की। लेबनान ने हम लोग ने कुछ नहीं किया, उन लोग ने शूटिंग चालू किया बिकॉज दे वांट टू प्रूव दैट दे आर प्रॉक्सीज ऑफ ईरान एंड दे स्टार्टेड। तो हम लोग ने भी चालू किया एंड वी आर टेलिंग द गवर्नमेंट ऑफ लेबनान प्लीज स्टॉप इट। आप ना बोल रहे हैं मेरे को मालूम है, बट ये मैं इधर हूँ और मेरे को मालूम है क्या चल रहा है। आप तो उधर नहीं थे मेरे पास, तो मैं एक बात बोल सकता हूँ ये बारे में क्या जो लेबनान के साथ हो रहा है। आप बोलो बाद में, मेरे बाद में कितने बोलना है बोलो, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली एक ही बात बोल रहा हूँ कि लेबनान के साथ हमारी कुछ वॉर नहीं है, हमारी वॉर खाली हिजबुल्लाह के साथ है, और वो हिजबुल्लाह जो है वो ईरान के प्रॉक्सीज है। और जो कुछ हो रहा है हमारे बीच में वो लेबनान के सिटीजन्स और इजराइल के सिटीजन सफर कर रहे हैं। और अभी आप देखेंगे, मेरे इधर टीवी चालू है, उसके अंदर आप देखेंगे कि डायरेक्ट बस के ऊपर बम किया उन लोग ने। तो ये मेरे को मालूम है। और दूसरी बात, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया जो कर रही है, आई थिंक इट इज द बेस्ट आइडिया टू डू इट। व्हेन दे विल इन्वॉल्व इंडिया मस्ट बी इन्वॉल्व, बट नाउ इंडिया इज वेरी गुड साइड, नो नेतन्याहू साहब, सॉरी माफ कीजिएगा बेनी साहब, नेतन्याहू साहब जो फैसला ले रहे हैं उस पर एक सवाल है मेरा। अगर आप कह रहे हैं ना कि नेतन्याहू और ट्रंप एक साथ ही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप तो कल तक लिख रहे थे ट्रूथ सोशल पर कि माइट से ही तय होगा कि कौन पावरफुल है, ताकत से ही किसी को शांत किया जा सकता है। अगर बातचीत अच्छी चल रही थी तो ये सब लिखने की क्या जरूरत थी? उन्होंने डेडलाइन दिया है ना, वो डेडलाइन भी आज रात को आने वाला है। उसके कुछ घंटे पहले उन्होंने अगर रोका है, आपको क्या लग रहा है क्यों ऐसा किया उन्होंने? जना आपको मालूम, अंजना जी आपको मालूम है, आप पहले टाइम में आपके टीवी पर नहीं हूँ, उसके पहले भी वॉर्स में था मैं आपके टीवी पर, और आपको मालूम है ये सब 47 इयर्स का सफर है, और उन लोग को हम लोग के कंट्री को बर्बादी कर रहे हैं। बेनी साहब ठीक है बेनी साहब, पर इस टाइम पर अगर ये युद्ध रुकता है, आपको लगता है इजराइल के लिए ये स्थिति ठीक रहेगी? एक ऐसा ईरान जिसमें इस वक्त किस तरह की नफरत होगी इजराइल के खिलाफ, एंटी इजरायली फीलिंग। अमेरिका तो उसके मिसाइल जाते नहीं है। आप अपनी स्थिति देखिए ना, आपकी क्या हालत हो जाएगी? हमारे मिसाइल जाते नहीं उधर, तो यही मिसाइल ही करते रहना है क्या हमेशा? नहीं, मेरे को मिसाइल नहीं करना है। मैं बोलता हूँ ना, कल बैठ के बात कर सकते हैं ईरान लोग के साथ, बोलेंगे चलो वी आर नॉट वरीड अबाउट इजराइल, वी विल नॉट डिस्ट्रॉय इजराइल, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनीबॉडी। बट जब तक उन लोग बोलेंगे क्या इजराइल को हम खत्म करेंगे, इजराइल को ये करेंगे वो करेंगे, टिल दैट टाइम वील फाइट फॉर देम, वील फाइट, बिकॉज वी वांट द एंड ऑफ दिस थिंग। We don't want that every time whenever it's not good for them, they will send Houthis को, इसको बोलो, ईरान को बोलो, येमेन को बोलो, इराक को बोलो, लेबनान को बोलो, क्या करो, मारो इजराइल को। That is not fair. That is not good. So we want to finish this war and once and all. See, we have peace with Jordan, we have peace with Egypt. No problem at all. हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलिए जनरल। देखिए जो सीज फायर एग्रीमेंट थी विद लेबनान की और इनकी हिजबुल्लाह की और इजराइल की 2024 में, मॉनिटर्ड बाय अमेरिका, लिटानी रिवर के नॉर्थ में हिजबुल्लाह चला गया था। वो 25-30 किलोमीटर है बॉर्डर से। ये पूरा का पूरा एक अपॉर्चुनिटी थी जो कि
आप ईरान के साथ जो कर रहे थे, तो लेबनान में इस टाइम पे कोई युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। ये कि हिजबुल्लाह प्रूव कर रहा है, ये अरे मॉनिटर बाय यूएन फोर्सेस, मॉनिटर बाय अमेरिकन प्रेजेंस देयर। उसके बाद अगर हिजबुल्लाह कुछ कर रहा था, जबकि इतनी स्ट्रिक्ट उसमें आपके पास ईरान की तो पूरी की पूरी नॉलेज थी, तो हिजबुल्लाह की तो होगी ना। तो ये बगैर बात के लड़ाई बढ़ाना ये नहीं ठीक है। इस टाइम पे ईरान भी बैकआउट करेगा अंजना जी, क्योंकि ईरान में काफी पनिशमेंट हो चुकी है। वो सब दोनों रास्ता देख रहे हैं, कुछ रोड रास्ता निकाल दे, और ये कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज का इनिशिएटिव है। बाकी ये टेलीफोन कौन कर रहा है, कौन बात कर रहा है, बहुत छोटी चीज है। गल्फ कंट्रीज जो हैं उन्होंने बहुत रेजिलेंस शो की है, बहुत मैच्योरिटी शो की है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनके ऊपर पनिशमेंट भी हुई, उनकी आग भगदड़ मची, प्रॉपर्टी गिरी, उनका धंधा बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, लेकिन उन्होंने रिस्टेन किया और वो पीस चाहते हैं। वो नहीं चाहते इजराइल दादागिरी करे या ईरान दादागिरी करे, वो चाहते। और जब ये खत्म हो जाएगी ना अंजना जी, 4-5-6 महीने के बाद, तब मेरा मानना यह है कि हमारा एक रोल उभर के आ सकता है, क्योंकि हम एक बहुत मजबूत देश है और हम सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। हमें एक्चुअली यहाँ पीस के लिए हमें सबसे बड़ा बिल्कुल अशोक जी पर अगर हम पूरा सीक्वेंस ऑफ कॉन्वर्सेशंस देखें, ठीक है मैं लौट रही हूँ आपके पास, तो 3 मुल्क जिसको चुनता है ईरान बातचीत करने के लिए, अगर ये फॉक्स न्यूज और एक्सियोस न्यूज की खबर सही है, तो वो देश है 3 अन्य मुस्लिम देश, इजिप्ट, पाकिस्तान और तुर्की। क्योंकि अब खाड़ी देशों के साथ तो कोई सवाल उठा नहीं था, खाड़ी देशों में तो उन्होंने अपना, ईरान ने चौपट कर ही ली है स्थिति, तो उनके जरिए ये बातचीत कर रहे हैं। अभी कितना रिलायबल माना जाए कि इसके जरिए रुक जाएंगे या डोनाल्ड ट्रंप टाइम बाय कर रहे हैं, कैसे देखेंगे? छोटा सा जवाब जी, छोटा सा जवाब मैं यही दूंगा, जो इजिप्ट और तुर्की तो इसमें मेरे विचार से ठीक बैठते हैं, क्योंकि जब भी ईरान के ऊपर कुछ आपदा आई है तो तुर्की ने भी सहायता की है और इजिप्ट ने भी प्रयास किया है। परंतु मेरे विचार से उनके जो संबंध हैं पाकिस्तान के साथ वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो मैं इसके ऊपर विश्वास। वक्त इतने की इजाजत देता, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।